Hi there, welcome back to my channel. My name is Purushottam Kumar. Today's editorial from the Hindu newspaper talks about the COVID 19 pandemic, drugs, and vaccines. In this episode, viewers may get a lot of very useful words, structures of sentences, and complete comprehension. This episode is going to build up your comprehensions, so stay tuned till the end. Before I move on, I request those who have not subscribed my channel yet, please subscribe it and do not forget to press the bell icon so that upcoming videos shouldn't be missed. Now, let's move to the main part of editorial analysis. इस एडिटोरियल का हेडलाइंस कुछ इस तरह से है। द कास्ट ऑफ हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर आप जल्दीबाजी में करते हैं तो वो हेस्ट है, राइट। द कास्ट ऑफ मतलब कीमत, यानी कि जल्दीबाजी में जो आप करते हैं उसकी कीमत, यानी कि जल्दीबाजी की कीमत। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटर्स यानी कि जो नियामक होते हैं, है ना, मतलब जो नियम बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, उनको रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो ये जो नियामक हैं किसके, ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन्स, तो दवा और ये जो वैक्सीन है उसके जो नियामक हैं, शुड नॉट हैव टू साइन ऑफ ऑन लो पास फिल्टर्स, उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? साइन ऑफ ऑन। याद रखेंगे, इसका मतलब होता है आप हामी भर रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, किसी चीज़ की सहमति दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नियामक को ड्रग्स अर्थात दवाएं और वैक्सीन्स पर क्या नहीं करना चाहिए? हामी नहीं भरना चाहिए, अप्रूवल नहीं देना चाहिए। किस तरह के ड्रग्स और वैक्सीन? तो वैसे जो लो पास फिल्टर्स हैं, फिल्टर का मतलब हो गया स्क्रूटनी से, छानबीन से, एंड लो पास का मतलब जिसको सही से छानबीन नहीं किया गया हो, यानी कि ऐसी दवाइयाँ वैक्सीन जिसकी सही से उसकी एविडेंस, उसकी जो एफिकेसी है अर्थात उसका जो प्रभाव है, किस तरह से काम करता है नहीं करता है, अगर ढंग से नहीं किया हुआ है तो वैसे ड्रग्स और दवाओं पर उनको हामी नहीं भरना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, so far reaching of the effects of COVID-19 that it has harried drug regulatory authorities, usually the most risk averse within the bureaucracy। यहाँ क्या मतलब है, पहले एक चीज़ समझ लें कि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो मैंने येलो से स्टार्ट किया है, हाईलाइट किया है इसको, इसका मतलब मैंने ये यहाँ बताना चाहे कि सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए कभी कभी इन्वर्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे सिंपल लिखना चाहें तो ऐसे होना चाहिए था, द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 आर सो फार रीचिंग, ठीक है। लेकिन इसको इम्फैटिक बनाने के लिए क्या लिखा गया? सो फार रीचिंग आर द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 का जो प्रभाव है वो इतना फार रीचिंग है, यानी कि उसकी जो पहुंच है वो इतना दूर तक है, दैट कि इट हैज़ हैरिड, यानी कि उसने परेशान कर रखा है, चिंता में डाल रखा है, किसको? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना, नियामक जो अथॉरिटी हैं, अधिकारी हैं, उनको यूजुअली और सामान्य तौर पर उनको जो द मोस्ट रिस्क एवर्स होते हैं, यानी कि जिनको जोखिम का प्रतिकूल स्थिति होती है, उनको ज़्यादा जोखिम नहीं है इससे, फिर भी विदिन मतलब के अंदर, द ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही जो रिस्क एवर्स हैं, तो सबसे अधिक उन्हें जो ये जोखिम के प्रतिकूल हैं, ठीक है, उनको आप समझे जरा। डू नो हार्म, यानी कि कोई हानि नहीं पहुंचाती है, ठीक है। इज़ द ड्राइविंग प्रिंसिपल, यह एक मुख्य सिद्धांत है, ठीक है, ऑफ ड्रग रेगुलेशन, किसका? जो ड्रग नियमन है उसका, है ना, दवा के जो नियमन है उसका। एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन, और यह जो है, ये जो सिद्धांत है कि डू नो हार्म मतलब हानि नहीं पहुंचाती है, सिद्धांत कहाँ दिखती है? इन द थिकेट of documents and permissions that stand before the average novel drug or vaccines for a chance at making it the market। आप ज़रा समझें इसको
कि ये जो सिद्धांत है ना कि ये दवा जो है हानि नहीं पहुंचाती है, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? सेकिट का मतलब होता है भरमार, जकीरा, है ना, भरा पूरा है। तो को किस में? जो डॉक्यूमेंट्स है, कागजात जो हैं वो, और परमिशंस यानी कि जो परमिशंस दिए होते हैं उसमें। तो इन सारे चीज़ों जो भरमार पड़ी हुई है उससे आप अगर उनको देखें, उन डॉक्यूमेंट्स को देखें, उन परमिशंस को देखें, तो उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये सिद्धांत मतलब सारे दवाई जो होती है ना, जो सामने पड़े होते हैं, उस सब में यही होता है कि ये दवाई जो है हानि नहीं पहुंचाती, ये दवाई जो है हानि नहीं पहुंचाती। इसी सिद्धांत पर सारे मेडिसिन जो है वो काम करते हैं। स्टैंड बिफोर मतलब उपस्थित होता है या उपलब्ध होता है। बिफोर मतलब के समक्ष, के सामने। द एवरेज नॉवेल ड्रग, जो नॉवेल ड्रग का मतलब होता है यहाँ पर कि ऐसे ड्रग जो पहले नहीं बने हैं, यानी कि नए ड्रग हैं। तो समान तौर पर जो भी नए ड्रग होते हैं उनके सामने, और वैक्सीन, जो वैक्सीन है उसके सामने, इस चांस के साथ कि ये मार्केट में जो है वो अपना प्रभुत्व लाएंगे, मार्केट में फंक्शन करेंगे, मार्केट में ये उपलब्ध हो जाएंगे। हाउएवर फिर भी SARS-CoV-2, ये जो SARS-CoV-2 है यानी कि जो डिसीज़ है, वाइल मोस्टली नॉन लेसल, जबकि ये अधिकांशतः क्या है? नॉन लेसल है। पहले तो लेसल वर्ड समझ लें। लेसल का मतलब होता है जो हानिकारक हो, जानलेवा हो, है ना, यानी कि जो जान लेने के काबिल हो, उस उतनी उसमें क्षमता हो तो वो लेसल होता है। लेकिन उसके पहले नन लग गया यानी कि वो उतनी क्षमता वाली नहीं है, यानी कि ये जानलेवा नहीं है। किल्स मारती है अक्रॉस डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब जनसांख्यिकी होता है, यानी कि पूरे पॉपुलेशन की जो कंबाइंड फॉर्म होती है उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। तो पूरे डेमोग्राफी में अक्रॉस का इस्तेमाल यहाँ पर पूरे के सेंस में है। एंड एज ग्रुप यानी कि हर एज ग्रुप को ये कवर कर रही है, सब में किल्स करती है ये। ठीक है। टू कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब होता है बिल्कुल सीमित कर देना किसी चीज़ को, किसमें? सॉफिस्टिकेटेड यानी कि बिल्कुल आधुनिक, है ना, बिल्कुल आधुनिक को सॉफिस्टिकेटेड बोलते हैं। ये मॉडर्न से ज़्यादा बड़े बेहतर मतलब एक्सप्रेशन देता है आधुनिकरण का। ठीक है। केयर सिस्टम, तो ये जो बिल्कुल नए तकनीकी हैं, सिस्टम है, केयर सिस्टम मतलब मेडिकल फील्ड में जो भी आपको हेल्प करते हैं, जो भी आपको टेक्निकल इस्तेमाल होते हैं आपको देख रेख के लिए, उस सारे सिस्टम को केयर सिस्टम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल वहाँ तक ये सीमित हो जाएंगे। दिस हैज़ सेंट अ सिग्नल, इसने एक सिग्नल जो है भेजा है तो ड्रग कंपनीज। किसने? ये जो सेंटेंस अभी बताया ना वो SARS-CoV-2 ने। तो SARS-CoV-2 जो है वो ड्रग कंपनी को एक सिग्नल दिया है, एक तरह का इशारा दिया है बायोमेडिकल फर्म्स, और जो बायोमेडिकल फर्म्स हैं उनको, और सरकार गवर्नेंस को, टू स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है बिल्कुल फोर्स में हो जाना, है ना, कि चाहे जैसे भी हो किसी भी तरह से होना चाहिए। तो उस स्थिति को हम स्क्रैम्बल बोलते हैं। टू स्क्रैम्बल फॉर एनीथिंग विद इवन द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। कहता है कि आप किसी भी तरह से जैसे भी हो, आप थोड़ी सी भी चांस का अगर कोई दवा बनता हो जिसमें लगे कि ये सफल हो रहा है, थोड़ा सा भी सफल हो रहा है, तो उसे आप मार्केट में लाएं। ठीक है। इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट, तो यह इस संदर्भ में है कि दैट रेगुलेटर्स, जो नियामक हैं, यूज्ड लॉन्ग टाइमलाइंस टेस्टिंग न्यू वैक्सीन्स और ड्रग्स। तो वो क्या करते थे? वे लंबे समय लेते थे, उनकी जो टाइमलाइन है वैक्सीन और ड्रग का टेस्टिंग करने का, जांच करने का, वो लंबा होता था। काफ़ी वेरिफिकेशन के बाद वो दवा को मार्केट में लाते थे। आर नाउ अंडर प्रेशर, वे काफ़ी दबाव में हैं। टू फैसिलिटेट, यह सुविधा देने में, सोल्यूशन यानी कि इस तरह की सोल्यूशन देने में वे काफ़ी प्रेशर में है, दबाव में है। रादर देन स्टिक टू weighing एंड dwelling on evidence of efficacy and safety। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वो जो नियामक है वो इस दबाव में ज़्यादा हैं कि उनको किसी भी तरह से सॉल्यूशन देना है, इसके बजाय कि वे इस तरह के जो एविडेंस आएंगे, है ना, कि दवा जो है एफिकेसी है उसमें या नहीं, यानी कि वो कारगर है कि नहीं, एफिकेसी मतलब कारगर, ठीक है, और सेफ्टी यानी कि सुरक्षित है या कि नहीं। तो इस पर ड्वेल करने के बजाय, ठीक है, मतलब उस तरह के जो हमारे पास सबूत हैं कि ये दवा एफिकेसी है, इसकी कारगरता है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, उस पर निर्भर करने के बजाय, उसको देखने के बजाय, ये इस दबाव में है कि किसी भी तरह से जल्दी से इसकी सॉल्यूशन आए। इंडियाज़
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, भारत के जो ड्रग यानी कि दवा के जो नियामक अधिकारी हैं, एज वेल एज साथ ही साथ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो विच किसके लिए आया है, विच आया है इनके लिए, है ना, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। ऑल्सो फंड्स वैक्सीन डेवलपमेंट, यानी कि वैक्सीन के विकास के लिए, डेवलप करने के लिए, नए वैक्सीन लाने के लिए ये फंडिंग करते हैं, उनको पैसे देते हैं। एंड ड्रग रिसर्च, और ड्रग रिसर्च पर, ठीक है। नाउ कोलैबोरेट ऑन फास्ट ट्रैकिंग, अब वे क्या कर रहे हैं, तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, किस पर, फास्ट ट्रैकिंग पर, कि ये चीज़ें जो है वो जल्दी हो, जितनी जल्दी हो सके। फॉर इंस्टेंस, मतलब एक उदाहरण के स्वरूप, इसको याद रख लेंगे, इसका मतलब होता है उदाहरण के स्वरूप। इफ़ एन इंडियन कंपनी, अगर कोई भारतीय कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद अ फॉरेन वन, है ना, किसी विदेशी कंपनी के साथ अगर पार्टनरशिप किया है, वन का इस्तेमाल यहाँ पर कंपनी को रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है, या किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो उसकी रिपीटेशन अगर हो रही है तो उसको वहाँ पर वन का इस्तेमाल करते हैं। इन डेवलपिंग ए वैक्सीन, मतलब वैक्सीन डेवलप करने में अगर कोई भारतीय कंपनी विदेशी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है, देन तब एनी ट्रायल्स ऑलरेडी कंडक्टेड, अगर कोई ट्रायल पहले ही कंडक्ट हो चुकी है बाय फॉरेन यूनिट, उस विदेशी यूनिट के द्वारा, वुड बी कंसिडर्ड इन अलाउइंग इन इंडियन कंपनीज टू अवॉइड रिपीटिंग देम इन इंडिया। तो उस इंडियन कंपनी को जो है भारत में उस ट्रायल को दोबारा रिपीट करने से अवॉइड किया जाएगा, उसको नहीं करना है। फॉर ड्रग्स, जो ड्रग्स हैं उसके लिए, those that have been proven to be safe for treating one disease may skip a fresh large human trial or a phase 3 trial। अब यहाँ कर रहा है कि जो दवा है उसके लिए those that have been proven to be safe, अगर वो पहले ही साबित हो चुका है कि वो सेफ है, treating one disease, किसी एक बीमारी को ट्रीट करने में, उसकी इलाज करने में, may skip a fresh large human trial, तो उसकी जो है फिर से दोबारा कोई बड़े पैमाने पर कोई ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल यानी कि आदमी पर ट्रायल नहीं की जाएगी, और फेज़ 3 ट्रायल, और उसकी फेज़ 3 ट्रायल भी नहीं की जाएगी। यहाँ पर समझ लें, जो मेडिसिन होती है, वैक्सीन जो होती है, वो 1, 2, 3, कहीं कहीं 4, ये 4 ट्रायल में टेस्ट होते हैं, तब जा कर के ये मार्केट में आते हैं। पोटेंशियल वैक्सीन का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन हैं, टू आर नॉट अलाउड, उन्हें भी अलाउड नहीं किया गया है, टू कंबाइन स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स। नॉर्मली, सामान्य तौर पर, रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर्स हैं यानी कि नियामक हैं, मस्ट अप्रूव, उनको अवश्य अप्रूव करना चाहिए रिजल्ट्स ऑफ ईच स्टेज, की प्रत्येक स्टेज को अप्रूव करे कि हाँ ये स्टेज में फाइनल हो गया, ये स्टेज में पास हो गया, ये स्टेज में पास हो गया, ठीक है। टू परमिट दोज टेस्टिंग द ड्रग टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, ताकि वो अगले स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। द रस्ट कंप्रेस टाइमलाइंस, यहाँ पर जो है ना रस है, काफ़ी तेजीपन आ रही है, भीड़ हो चुकी है एक तरह से, कि भाई टाइमलाइन जो है ना वो किसी भी तरह से कम कीजिए, यानी कि पहले जो टाइमलाइन ज़्यादा होता था, तो अभी ये रस है कि टाइमलाइन किसी भी तरह से कम किया जाए। कंप्रेस का मतलब यहाँ पर कम करने के सेंस में है। इन इट सेल्फ, स्वयं में, इज़ नो गारंटी, ठीक है, यह कोई गारंटी नहीं देता है दैट ए वर्केबल वैक्सीन और ए रिलायबल ड्रग विल इमर्ज एनी फास्टर। तो इससे क्या है कि यह खुद ही इस बात को बतला रहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई वैक्सीन या ड्रग आए मार्केट में तो वो वर्केबल हो, काम करे और विश्वसनीय हो, रिलायबल हो, यानी कि वो विश्वसनीय हो या वो काम करे, ऐसा कोई इस तरह की जल्दी में कोई आने वाला नहीं दिख रहा है। इमर्ज का मतलब नया चीज़ अगर कोई निकल कर आता है तो उभर कर आता है तो इमर्ज करते हैं उसको, ठीक है। ड्रग्स एंड वैक्सीन डेवलपमेंट हैव हिस्टोरिकली बीन एक्सपेंसिव, मतलब इसका इतिहास रहा है कि ड्रग्स और वैक्सीन जो है वे एक्सपेंसिव होते हैं, उसमें खर्च ज़्यादा होते हैं, बिकॉज, क्योंकि इम्यूनोलॉजी, इम्यून का मतलब जो आपके बॉडी में सुरक्षा देता है बॉडी को,
तो उससे संबंधित इम्यूनिटी से संबंधित जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होती है, उस विषय को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इज ए कम्प्लेक्स। तो कहता है कि ये जो स्टडी है, इसके जो अध्ययन होती है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। एटर्नल स्ट्रगल, यह एक अनंत काल तक लड़ी जाने वाली संघर्ष है विद डिजीज, बीमारी के साथ, एंड विद हाई फेलियर्स, और इसमें असफलताएं भी जो है ना उसकी भी आशाएं ज़्यादा होती है, काफ़ी होती है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, यहाँ पर क्या है, हैव बीन इंस्टेंसेस मतलब पहले भी रहा है और अब भी है, यानी कि उदाहरण ऐसे रहे हैं, कुछ उदाहरण ऐसे रहे हैं। व्हेन डिजीज मॉर्टलिटी इज सो हाई, जब डिजीज़ की यानी कि बीमारी की जो मृत्यु दर है, मॉर्टलिटी इज सो हाई, इतना हाई रहा, इतना ज़्यादा रहा है, दैट कि नॉट ऑफरिंग इवन अ हाफ बेक्ड ड्रग और अ वैक्सीन वुड बी अनएथिकल। तो कहता है कि हाफ बेक का मतलब वो ड्रग या ऐसी दवा जो पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुई है, उसकी फाइनल उसकी एफिकेसी नहीं देखी गई है, और ऐसी वैक्सीन, ठीक है। तो कहता है कि अगर उस स्तर का भी दवा है तो उसको भी अगर आप नहीं देते हैं तो वह अनैतिक होगा, यानी कि किसी भी हाल में, चाहे जिस तरह का भी दवा हो, आप किसी भी तरह से आप उसको दीजिए अगर मॉर्टेलिटी रेट मार्केट में ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इस तरह के भी कुछ उदाहरण रहे हैं। दैट इज ए कॉल रेगुलेटर्स हैव टू, करना है, हैव टू याद रखेंगे, जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, उसी तरह से ये जो रेगुलेटर्स हैं यानी कि ये जो नियामक हैं उनको ये करना है कॉन्स्टेंटली टेक, यानी कि इस तरह की जो डिमांड है उसको इनको देखना है कि वो पूरा कर पाते हैं, यानी कि रेगुलरली इनको करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। बट नॉट ऑल एमरजेंसीज आर द सेम। यहाँ देखें, आपको ऊपर में भी बताया था कि सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना है तो आप उसके जो इन्वर्सन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है, आप देख लीजिए। यस, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट फिर कॉमा देंगे यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे, ऑल एमरजेंसीज आर नॉट द सेम, ठीक है। इसी सेंटेंस को इम्फेटिक और थोड़ा सा जोरदार बनाने के लिए क्या किया कि कॉमा को हटा दिया और क्या लिखा, बट नॉट ऑल एमरजेंसीज आर द सेम, यानी कि सारे जो एमरजेंसी है इस तरह की वो एक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको सेंटेंस का यहाँ पर एक इन्वर्सन पैटर्न भी समझ में आ गया। देयर इज़ नाउ ए सिचुएशन, अब एक ऐसी परिस्थिति है, एज इन द केस ऑफ इथोलिजुम्बा, ये एक दवा का नाम है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है सोराइसिस ड्रग है ना, जो सोराइसिस होता है एक बीमारी है, भी स्किन डिजीज़ है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। रीपर्पस्ड फॉर कोविड-19, अब कहता है कि ये दवा जो सोराइसिस के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है, इथोलिजुमैब जो सोराइसिस के लिए इस्तेमाल होता था, उसका जो पर्पस है, यानी कि पहले उसका पर्पस था सोराइसिस के इलाज के लिए, लेकिन इसकी पर्पस जो हो कोविड-19 के लिए कर दिया गया, यानी कि रीपर्पस कर दिया गया उसको। वेयर द ड्रग रेगुलेटर हैज़ अप्रूव्ड इट फॉर एमरजेंसी यूज, कहता है कि जो नियामक हैं मतलब जो दवा के जो नियामक हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ एमरजेंसी के टाइम में बोला है करने के लिए। लेकिन बट द कोविड-19 टास्क फोर्स, यानी कि कोविड-19 के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है, हैज़ एक्सप्रेस्ड, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, इट्स रिजर्वेशन, याद रखेंगे, इस तरह का पैटर्न आ गया, यानी कि उसने एक्सप्रेस किया है क्या, रिजर्वेशन, यानी कि इस मुद्दे पर उसने चुप्पी साध लिया, कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। सच डिसोनेंस, यानी कि इस तरह की जो मतभेद है, भिन्नता है उनकी एक्टिविटीज़ में, अमंग एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट हैं उनके बीच, इज़ अनएक्सेप्टेबल, वह जो है वह स्वीकार्य नहीं है, स्पेशली खास करके तब, व्हेन दे ऑल हैव एक्सेस टू द सेम एविडेंस, जब उनको एक ही सबूत सबके पास अवेलेबल, यानी कि एक ही सबूत एक ही एविडेंस के आधार पर निर्णय लेना है। तो इस परिस्थिति में अगर एक्सपर्ट्स के बीच में दो तरह के राय आते हैं तो यह अस्वीकार्य है, स्वीकार योग्य नहीं है, ठीक है। देयर इज ए टेंडेंसी, एक टेंडेंसी हो चुकी है, यहाँ पर देयर का इस्तेमाल आपको पता है वैसे चीज़ में करना है कि जब कोई कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा हो तो सेंटेंस ऐसा इस्तेमाल करते हैं, जैसे देयर इज ए पेन, एक कलम है, देयर इज ए
व्हीकल एक गाड़ी है, तो उसी तरह से देयर इज ए टेंडेंसी, एक टेंडेंसी है टू व्यू कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। किसको देखने के लिए? कोविड-19 वैक्सीन की विकास की देखने के लिए, और ए न्यू ड्रग, और एक नए दवा के लिए, एज अ रेस। तो क्या बोल रहा है कि एक टेंडेंसी क्या है? तो रेस की टेंडेंसी है ना, ये एक टेंडेंसी है। क्या है भाई? तो रेस है, सब जगह बस रेस में। क्या है रेस? इन विच, जिसमें ओनली द फर्स्ट वैक्सीन टू बी आउट मैटर्स, मतलब जो पहली वैक्सीन जो बाहर आती है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एक तरह का टेंडेंसी हो गया, एक तरह का रेस हो गया इस तरह का। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अगर इसको देखा जाए, वैक्सीन जो वैक्सीन है, इवन दोज टारगेटिंग द सेम डिजीज़, एक ही डिजीज़ को जो टारगेट करते हैं वैसे वैक्सीन ओनली गेट बेटर, वो भी बेहतर होते हैं ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ, है ना। ये नहीं कि आज का आज वो बेहतर नहीं होते हैं, समय के साथ ही वो सारे वैक्सीन जो धीरे धीरे बेहतर होते हैं। ये इस तरह का ऐतिहासिक मतलब देखा गया है। विल कोविड-19 कंटिन्यूसली लिंगर एज एन एंडेमिक डिजीज़, कहता है कि कोविड-19 जो है, क्या ये लगातार अपनी जो समय सीमा है वो एंडेमिक के तौर पर बढ़ता रहेगा? एंडेमिक डिजीज़ का मतलब होता है किसी स्थानीय बीमारी से संबंधित, यानी कि वह बीमारी किसी खास स्थान पर ही फैलता है हमेशा, तो उसको एंडेमिक बोलते हैं। तो बोलता है तो क्या यह है कि जो है स्थानीय बीमारी के तौर पर जो है इससे बढ़ता रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा आगे, या और विल इट म्यूटेट इनटू ऑब्लिवियन, या फिर ये जो है अनंत काल में म्यूटेट हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि ये कहाँ छुप जाएगा या फिर खुद ही बद खुद जो है समाप्त हो जाएगा, क्या होगा? इफ़ इट इज़ द फॉर्मर किसके लिए आया है? विल कोविड-19 कंटिन्यूसली लिंगर एज एन एंडेमिक डिजीज़, है ना, ये हो गया फॉर्मर सिचुएशन। तो इफ़ इट इज़ द फॉर्मर, कहता है कि अगर ये पहली स्थिति है, ये वाली स्थिति अगर है, ठीक है, कि अगर ये बीमारी जो है एंडेमिक के तौर पर रह जाता है और लंबे समय तक चलता है, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है कैन कंटिन्यू टू वर्क, तो ये इस काम पर कर सकते हैं, अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, ऑन बेटर ड्रग्स, बेहतर दवा के लिए, और इम्प्रूव्ड वैक्सीन, और इम्प्रूव्ड वैक्सीन यानी कि बेहतर वैक्सीन ला सकते हैं, उसके लिए वे काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर गॉड नोज। हैस्ट डज नॉट एड सेंस, कहता है कि विज्ञान में जल्दीबाजी जो है कभी भी मदद नहीं करती है, यानी कि विज्ञान जो है वो पैसेंस की चीज़ है, उसकी जो है धीरे धीरे परख होती है, स्क्रूटनी होती है। आई होप आई हैव क्लियर्ड माई पॉइंट्स। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच।